नमस्कार। मैं अजय सैन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत ही खास टॉपिक रहने वाला है कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के भूगोल विषय के सभी विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या अगर भूगोल में अगर कहीं पर भी बच्चों को होती है, ज़्यादा समस्या तो नहीं बोलेंगे, पर जितनी भी समस्या होती है वो ज़्यादातर उन्हें मैप भरते समय होती है। और आज का जो मैप का जो टॉपिक रहने वाला है उसे आज हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, या हम इस क्लास में साथ में पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी हो जाइए तैयार और बैठ जाइए अपने साथ मैप को लेकर और साथ में पेंसिल को लेकर, क्योंकि जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो भी तरीका आपको मैप भरने का बताने वाला हूँ, वो आपको वहाँ पर बैठकर ये सब फॉलो करना है और वहाँ पर बैठकर इनको साथ में भरते जाना है। जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी और आपको मैप एक बार में याद हो जाएंगे। तो हम जैसा बताएंगे वैसा आप करते जाइए, आपके मैप के जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो रहने वाला है आपका भूगोल विषय के मैप का सेशन रहने वाला है। देखिए, इस मैप के सेशन को या हम इस सेशन को जब पढ़ेंगे या इस क्लास को जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आप इंडिया का मैप यानी भारत का मैप और एक विश्व मानचित्र या विश्व का मैप दोनों भरने वाले हैं। शुरुआत हम इंडिया के से करेंगे, बाद में हम इसको वर्ल्ड मैप में कन्वर्ट कर लेंगे या वर्ल्ड मैप को पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहले एमपी बोर्ड क्लास 12th का ये पीडीएफ रहने वाला है, जिसमें ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट मैप हम पढ़ने वाले हैं या मैप की क्लास रहने लगेगी। देखिए, मैप ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं बोलोगे, कैसे पढ़ोगे, जैसा अभी मैं बताने वाला हूँ। तो चले हम देखेंगे, पहला मैप हम निकालते हैं, पहला हम मानचित्र निकालते हैं जो भारत का रहने वाला है। इसमें जितने भी बिंदु आपको बताए जाएंगे, जितने भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे, आप पूरी ईमानदारी से यदि पढ़ लेते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ये मेरी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम भरने का जो तरीका लेंगे इसका, वो ऐसा तरीका लेंगे कि नंबर के अनुसार लेंगे। जैसे कि इसमें जो नंबर दिए गए, मैं यहाँ पर वहाँ पर टिक कर दूंगा या क्लिक कर दूंगा या कोई सिंबल बना दूंगा और उसी नंबर को दे दूंगा, ताकि आपको मैप ज़्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाई दे कि भाई कौन सी जगह पर कौन सा हमें शब्द भरना था या कौन सी जगह पर कौन सा टॉपिक आना था। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर लेते खेतड़ी से। पहला देखिए, इसमें दिया गया है खेतड़ी को। अब खेतड़ी जो दिया गया है ये कौन से राज्य में पड़ेगा, या तावा क्षेत्र रहता है, खेतड़ी तावा क्षेत्र, ये कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ता था राजस्थान में। कहाँ पड़ता था, राजस्थान वाले इलाके में पड़ेगा। तो हम यहाँ पर खेतड़ी लगाएंगे या तांबा वाला वह क्षेत्र लगाएंगे जहां पर आपको तांबा देखने को मिल जाया करता था। तो ये रहा, देखो कौन सा में कौन सी जगह है, ये राजस्थान है। और राजस्थान के खेतड़ी वाले इलाके में हम बात करें कि खेतड़ी से यहां से निकाला जाता था तांबा, इसे दे देंगे हम नंबर 1। नंबर 1 से इसे हम लिख देंगे कि भाई ये नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये खेतड़ी हो गया, यहाँ से तांबा निकाला जाता है या तांबा निकाला जाता था। और आज भी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है भारत का जहाँ से तांबा निकाला जाता है। यह बहुत पुराना क्षेत्र है जहाँ से तांबे को निकाला जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। तो आगे जो रहने वाला है वो रहेगा भूटान। भूटान एक देश जो भारत का पड़ोसी देश है, ये कहाँ पड़ेगा, तो इसको देख लीजिए। भूटान देश कहाँ पड़ने वाला है, तो हम मैप में अगर इसकी स्थिति का आकलन करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिखाई देने वाला है, या ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपका सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ भाग होता है, इसे हम भूटान कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, भूटान कहेंगे। और इसे हम नंबर देंगे 2, क्योंकि ये नंबर 2 पे दिया गया है। तो नंबर 2 में हमने भूटान को पढ़ लिया, तो 2 पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए। तीसरा पॉइंट रहेगा सूती वस्त्र, यानी कि हम बात करें सूरत को देखेंगे, जो सूती वस्त्र उद्योग कहलाता है या सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र होता है। तो इसे भी देख लेते भाई, ये कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका पड़ जाएगा सूरत वाला जो इलाका रहने वाला है। सूरत का जो इलाका रहेगा ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये आपको इस वाले इलाके में क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आपका सूरत, या हम बात करें कि ये सूरत का वह इलाका जहां पर सूती वस्त्र उद्योग आपका स्थापित किया गया था। और इसे हम नंबर देंगे 3, क्योंकि ये 3 नंबर पर आता है। ये आपका गुजरात में पड़ेगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूरत, ये हो जाएगा खेतड़ी और ये हो जाएगा भूटान। अगला रहेगा मुंबई हाई। मुंबई हाई जो रहने वाला है यह मुंबई शहर से लगभग 16 किलोमीटर समुद्र के अंदर हम जाएंगे तो वहां पर मुंबई हाई देखने को मिल जाएगा। तो मुंबई हाई कहाँ पर मिलेगा हमको, तो ये मुंबई वाला इलाका, इसके 16 किलोमीटर जैसे ही हम अंदर वाले इलाके में आएंगे इधर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा मुंबई हाई। तो इसको हम नंबर देंगे 4 नंबर। 4 नंबर पे मुंबई हाई हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए ये मुंबई शहर और मुंबई से लगभग 16 किलोमीटर दूर ये आपको मुंबई हाई देखने को मिलेगा। मुंबई हाई है क्या, तो यह एक तेल उत्खनन क्षेत्र होता है, समुद्र के अंदर से ड्रिल मशीन के द्वारा तेल निकाला जाता है। अब आगे देखेंगे, अगला रहेगा प्रमुख कॉफी या कहवा उत्पादक क्षेत्र आप बताइए। अब भारत के मैप में पूछा गया है कि प्रमुख कॉफी एवं कहवा उत्पादक क्षेत्र कहाँ मिलेगा, तो कॉफी और कहवा आपका भारत में मात्र उगाया जाता है कहाँ पर, या कहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, तो ये मिलेगा आपको कर्नाटक के इस वाले इलाके में। ये वाला इलाका कॉफी और कहवा उत्पादक के लिए जाना जाता है। इतना इलाका यदि हम भर देते तो ये आपका कॉफी और कहवा उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी और सबसे प्रमुख क्षेत्रों में शुमार है या गिना जाता है। इसे नंबर देंगे हम कितना, तो इसे नंबर देंगे हम 5 नंबर, क्योंकि ये आपका 5वें नंबर पे आने वाला है। कर्नाटक थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का आता है और थोड़ा बहुत भाग जो रहता है आपका ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले हिस्से में भी थोड़ा बहुत चला जाता है। तो आपका 5वां नंबर हो जाएगा। फिर आपका नवेली कोयला क्षेत्र हो जाएगा। नवेली कोयला क्षेत्र ये कहाँ पड़ने वाला है, तो ये पड़ जाएगा आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो नवेली कोयला क्षेत्र इसको देखेंगे हम, ये कहाँ पड़ेगा, तो ये लगभग कहते हैं कि जो आपका चेन्नई वाला इलाका होता है, चेन्नई के इलाके के पास में ही नवेली कोयला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला इलाका ये आपका नवेली कोयला क्षेत्र हो जाएगा, जो आपका लगभग तमिलनाडु का हिस्सा होता है और आपका बिल्कुल बाउंड्री पे ही देखने को मिल जाएगा। ये आपका नंबर 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नंबर 6। ठीक है, अब और देखेंगे और क्या दिया, थार मरुस्थल। देखिए थार मरुस्थल के लिए हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं कि कहाँ पर थार मरुस्थल पड़ जाएगा। देखिए थार मरुस्थल आपका ये जो राजस्थान का ये निकला हुआ भाग जितना भी होता है, ये वाला जो भाग होता है ये पूरा का पूरा थार मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है। तो हम इसे थार मरुस्थल घोषित कर देते हैं, हम तो नहीं करते परंतु ये थार मरुस्थल ही कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल। इसे नंबर देंगे हम 7। ये राजस्थान में पड़ता है थार मरुस्थल। अगला रहेगा आपका कांडला बंदरगाह। अब कांडला बंदरगाह दरअसल गुजरात का ही एक बंदरगाह शहर होता है, या गुजरात का ही एक बंदरगाह है जो आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले इलाके में, और इसे भारत सॉरी माफ करना गुजरात का सबसे प्रमुख बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है। और इसे नंबर देंगे हम 8, क्योंकि ये आपका 8वें नंबर पे यहाँ पर पड़ने वाला है। फिर आपका रत्नागिरी, ये कहाँ पड़ जाएगा, तो रत्नागिरी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है महाराष्ट्र का, जो आपका महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कहाँ पड़ेगा रत्नागिरी, तो रत्नागिरी पड़ता है आपका लगभग समुद्र से लगा हुआ इलाका होता है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रत्नागिरी, और इसे हम नंबर देंगे 9, क्योंकि ये 9वें नंबर पे पड़ने वाला है, महाराष्ट्र का ही भाग होता है। उसके बाद हम 10वें नंबर पे आ जाएंगे। 10वें नंबर पे जो आपका बिंदु लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, इसका नाम है लेह। लेह कहाँ पड़ने वाला है, तो लेह पड़ेगा आपका लद्दाख की राजधानी है लेह, और आपका इस वाले इलाके में यह हमें देखने को मिल जाएगा, लेह लद्दाख। ठीक है, ये रहा आपका लेह, और इसे हम नंबर देंगे 10। इसे नंबर दिया जाएगा 10, क्योंकि ये 10वें नंबर पर पड़ने वाला है। फिर आपका 11वें नंबर पर जिसमें दिया गया हजीरा विजयपुर जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। अब देखिए हजीरा से जगदीशपुर तक के लिए हमें एक गैस लाइन को गुजारना है, या प्राकृतिक गैस लाइन को गुजारना है। ये कहाँ से कहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हम गुजरात से लेकर और हजीराबाग तक, या हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक, गुजरात का जो आपका विजयपुर या जगदीशपुर होने वाला हजीरा होने वाला है, यहाँ से विजयपुर जगदीशपुर के लिए एक प्राकृतिक पाइपलाइन को गुजारेंगे पहले तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके गुजरात से। इस तरीके से यह पाइपलाइन जाएगी और आपके
लगभग इस वाले इलाके पर ये समाप्त हो जाएगी। तो ये जो बीच से गुजरी हुई लाइन है, यही लाइन आपकी विजयपुर जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के रूप में जानी जाती है। तो जगदीशपुर पड़ेगा ये वाला इलाका, ये आपका कौन सा है, जगदीशपुर। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये लिखने से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा जगदीशपुर हो जाएगा और कौन सा हजीरा विजयपुर होने वाला है। तो जगदीशपुर, जगदीशपुर, और ये होने वाला है हजीरा, ये आपका गुजरात में पड़ेगा। तो ये दो लाइन या दो बिंदु जो हमें 11वें पॉइंट से हम बात करेंगे कितने नंबर का हो जाएगा, तो ये 11वें नंबर का हो जाएगा, जो आपका हजीरा से जगदीशपुर के लिए जाता है या प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के सोर्स के रूप में जाना जाता है। फिर रहेगा आपका डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ने वाला है, तो डिगबोई की यदि बात करी जाए तो डिगबोई पड़ेगा आपका असम वाले एरिया में। या हम बात करें कि डिगबोई असम का ही एक भाग होता है। ये रहा डिगबोई। चलिए, तो ये डिगबोई हो गया और इसे नंबर देंगे हम 12, क्योंकि ये 12 नंबर पर पड़ने वाला है। असम में पड़ेगा डिगबोई। फिर है हुगली। तो हुगली आपका पश्चिम बंगाल का एक भाग है, जो आपका सबसे प्रमुख बंदरगाह शहर के रूप में भी जाना जाता है, और यह आपका पश्चिम बंगाल के इस वाले इलाके में हमें देखने को मिल जाएगा। ये रहा हुगली, ये आपको हुगली शहर देखने को मिल जाएगा और इसे हम नंबर देंगे 13, क्योंकि ये 13 नंबर पर पड़ने वाला है। तो हुगली शहर हो गया पश्चिम बंगाल में। फिर आता है जमशेदपुर। जमशेदपुर बहुत ही प्रसिद्ध शहर है शुरुआत से लेकर आज तक का, क्योंकि यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के जो मालिक हुआ करते थे जमशेद जी टाटा द्वारा इस नगर को बसाया गया था और पहली स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, इसलिए प्रमुख हो जाता है। और ये आज पड़ेगा झारखंड वाले इलाके में, यानी कि इतने इलाके में आपको जगदीशपुर, हजीरा, सॉरी माफ करना, जगदीशपुर, माफ करना, जमशेदपुर शहर आपको देखने को मिल जाएगा और से नंबर दिया जाएगा 14 नंबर, क्योंकि ये 14वें नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपका महानदी बेसिन। महानदी बेसिन कौन सा कहलाएगा या महानदी बेसिन कौन सा कहलाता है, तो महानदी की यदि मैं बात करूं तो ये लगभग आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है और यह जो नदी है, यह नदी उड़ीसा के इतने हिस्से को कवर करती है और ये इतना इलाका ही महानदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। इसे हम नंबर देंगे नंबर 15, क्योंकि ये 15वें नंबर पर पड़ता है। फिर आपका तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन या हवाई अड्डा। या हम बात करें कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो तिरुवनंतपुरम आपका केरल की राजधानी है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही हमें यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल नीचे वाले भाग में ही यह स्थित है, यानी कि ये वाला इलाका तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है। चलिए इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए, तो ये रहा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको नंबर देंगे हम 16। 16 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कौन सा है भाई, तो फिर मिलेगा मेरे को बंगाल की खाड़ी, जो कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, आपको जो पूर्वी भाग होता है या पूर्वी पानी वाला हिस्सा होता है भारत का, वो आपका वे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। इसको हम लिख भी देते हैं कि भाई ये है बंगाल की खाड़ी, ये रही बंगाल की खाड़ी। तो इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 17, क्योंकि 17 पे। फिर आपका आ जाएगा कौन सा, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र यदि हम बात करें तो रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा ये पश्चिम बंगाल के इस हिस्से में हमें रानीगंज कोयला क्षेत्र देखने को मिल जाता है, ये वाला इलाका। तो इसे हम नंबर देंगे 18, क्योंकि ये 18 नंबर पर पड़ने वाला, और ये 19 है, चूंकि गलती से 18 ही टाइप है, ये 19 है। मैकाल पर्वत श्रेणी। अब मैकाल पर्वत श्रेणी दरअसल छत्तीसगढ़ के इस इलाके में पड़ती है, यानी कि छत्तीसगढ़ और कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में भी स्थित है और ज्यादातर भाग इसका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो इसको नंबर दिया जाएगा 19। तो ये आपके इस मैप के लगभग जितने भी बिंदु थे, जितने भी पॉइंट थे, हम सारे मैप पर भरकर देख चुके हैं कि कहाँ पर ये मिलने वाले हैं, और इन सभी को आप लोग भी अपने अपने मैप पर भरते रहिए। जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा आप करते जाइए, क्योंकि इससे आपको दो तरह के फायदे देखने को मिल जाएंगे।
एक तो आप जब आंखों से देख रहे होंगे तो आप देखते समय याद हो जाएगा, और दूसरा आप सुनने के साथ साथ जब आप भर रहे होंगे तो आपके हाथों को भी ये मालूम रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ भरनी है। तो ये आपका पहला मैप समाप्त हो जाता है, जिसमें हमने सारे के सारे वो बिंदु देख लिए, सारे के सारे वो पॉइंट देख लिए जो आपके दिए गए थे। अब दूसरे मैप पर हम आ जाते हैं, और ये अब दूसरा मैप हम भरने वाले हैं। दूसरे मैप में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो जरा समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश कहाँ पर हमें छांटना है। तो सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य है कौन सा। तो हम देखेंगे कि भाई ये रहा उत्तर प्रदेश राज्य। तो इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश राज्य को हमें इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेना है, या इस प्रकार से हमें उसको घेर के बता देना है कि भाई ये वाला जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो ये रहा आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, या हम इसे बोलेंगे यूपी। तो ये आपका नंबर 1 पे हो जाएगा। ठीक है भाई, ये उत्तर प्रदेश हो गया, या पहला बिंदु समाप्त हो गया। दूसरा है अंबाला, छावनी नगर के रूप में इसे जाना जाता है। तो अंबाला कहाँ पड़ेगा, तो हम अंबाला की यदि बात करें कि अंबाला कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो ये मिलेगा आपको हरियाणा वाले क्षेत्र में, और यह एक सैनिक या गैरिसन सिटी के रूप में जाना जाता है। अंबाला ये आपका ये वाला इलाका हो जाएगा, अंबाला के रूप में विकसित किया गया, अंबाला के रूप में जाना जाता है। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 2। इसे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये नंबर 2 है। भाई नंबर 1 हो गया, नंबर 2 अंबाला हो गया। तीसरे पे आते हैं उज्जैन, जो कि धार्मिक नगर है। अब उज्जैन कहाँ पड़ेगा, तो उज्जैन पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ये वाला इलाका उज्जैन के नाम से जाना जाता है, या उज्जैन इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा, ये हो जाएगा आपका उज्जैन वाला इलाका। तो इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 3। ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसको भी जरा हम दोबारा से भर देते, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा। चलिए, तो ये हो जाएगा नंबर 3 के रूप में से जाना जाएगा, नंबर 3 इसे कहा जाएगा। फिर आइए जरा, अगला रहेगा पुणे शहर। पुणे शहर महाराष्ट्र में पड़ेगा। पुणे जो पड़ेगा यदि कहाँ पर, तो हम बोलेंगे भाई कि ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, और महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध शहर है आपका पुणे। ये पुणे की यदि मैं बात करूं कि पुणे आपका कौन से राज्य में, तो महाराष्ट्र में। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 4 के रूप में हम इसे जानेंगे, और ये आपका प्रमुख शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तुतीकोरिन बंदरगाह की, कि तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर पड़ने वाला है। तुतीकोरिन बंदरगाह आपका देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु वाले भाग में, या हम बात करें तमिलनाडु के आपके सबसे निचले वाले हिस्से में हम तुतीकोरिन बंदरगाह को देखेंगे। ये वाला इलाका आपका तुतीकोरिन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये रहा आपका तुतीकोरिन बंदरगाह, ये रहा, और इसे हम नंबर देंगे नंबर 5। ये आपका तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह है, और भारत का सबसे उथला बंदरगाह के रूप में से विकसित किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा हमें देखने को मिल जाएगा। तो सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल का ये वाला इलाका है। अब हम इसे अंडरलाइन करने वाले हैं कि भाई कौन सा इलाका है जो सर्वाधिक जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो लगभग आपका यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा इलाका जो आता है पश्चिम बंगाल का, ये आपका जूट उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। यहाँ लगभग सब कुछ, इतना सारा का सारा इलाका जो रहेगा ये जूट उत्पादन में अग्रणी माना जाता है, इतना इलाका। इसको हम अंडरलाइन करेंगे, और हम इसमें भरते समय या भरेंगे तो इसको पूर्ण रूप से कवर कर लेंगे, और इसे हम नंबर देंगे नंबर 6, क्योंकि ये 6वें नंबर पर पढ़ने वाला है। उसके बाद है सिंहभूम, कि सिंहभूम कहाँ पड़ेगा। उसके बाद कौन सा रहेगा आपका, तो सिंहभूम हमें देखने को मिल जाएगा कि कहाँ है सिंहभूम। तो ये झारखंड का ही इलाका होता है, झारखंड का ही एक क्षेत्र है सिंहभूम। यह आपका कोयले उत्पादन के लिए जाना जाता है, और यह खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। ये आपका इतने इलाके में पड़ने वाला है, लगभग जमशेदपुर के पास वाले इलाके को ही हम सिंहभूम के रूप में जानते हैं। ये रहा सिंहभूम, ठीक है, इसको नंबर देंगे हम नंबर 7 से, हम नंबर 7, ये 7वें नंबर पर पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ पड़ने वाला है, अंकलेश्वर देखिए, अंकलेश्वर 2 जगह पड़ता है, एक तो आपका गुजरात में और एक आपका महाराष्ट्र में। तो ये आप गुजरात वाला अंकलेश्वर देखने वाले, जो सूरत के जस्ट नीचे पड़ता है आपका। तो हम देखेंगे कि अंकलेश्वर कहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमको, तो सूरत के ही जस्ट नीचे हमें अंकलेश्वर शहर या अंकलेश्वर जगह देखने को मिल जाएगी।
ये रहा अंकलेश्वर, इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 8, ये 8वें नंबर पे पढ़ने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। तो अब पूरे के पूरे केरल शहर को हमें इसमें अंडरलाइन करके देना है कि कौन सा शहर या कौन सा वह जगह है केरल जो पूर्ण रूप से साक्षर जिला या साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका केरल के नाम से जाना जाता है और ये पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम नंबर देंगे नंबर 9, तो ये 9वें नंबर पे पड़ेगा। ये रहा केरल। अब देखिए जरा, अगला रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर पर्यटक नगर के रूप में विकसित किया गया। जैसलमेर आपको पर्यटक रूप में देखने को मिल जाता है और सबसे भारत का सबसे ज्यादा कहते हैं कि पर्यटक क्षेत्र के रूप में राजस्थान के इलाके आते हैं जिनमें जैसलमेर प्रमुख माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जैसलमेर जो आपका पर्यटक शहर के रूप में विकसित किया गया है। चलिए इसको हम नंबर देंगे, तो नंबर दे दिया जाएगा इसको कितना, तो भाई 10वें नंबर पर। ये आपका राजस्थान का 10। देखिए धर्मस्थल आपने यहीं पर क्लिक किया था और यहीं पर आपको जैसलमेर भी देखने को मिल जाएगा, तो दोनों चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे, अगला रहेगा आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह शहर। तो विशाखापट्टनम कहाँ पड़ेगा, तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह शहर। तो हम देखेंगे विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ेगा, तो ये आपका ये वाला इलाका विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा समुद्र किनारे, क्योंकि बंदरगाह आपके हमेशा समुद्र के किनारे ही होते हैं। तो इसको नंबर दिया जाएगा, ये रहेगा 11वां नंबर। 11वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर रहेगा आपका कोंकण रेलवे, इंपोर्टेंट है आपका, ये सबसे इंपोर्टेंट जगह है, सबसे इंपोर्टेंट आपका जो बिंदु होने वाला है वो रहेगा आपका कोंकण रेलवे का, क्योंकि ये रेलवे जो है ना कोंकण रेलवे, ये आपकी भारत की सबसे चर्चित रेलवे के रूप में जानी जाती है। ये रहा कोंकण रेलवे, ये आपका महाराष्ट्र से गोवा तक जाता है और सॉरी माफ करना, महाराष्ट्र से लेकर ये आपका मंगलौर शहर तक जाता है जो आपका कर्नाटक के मंगलौर तक होता है। और यहाँ तक जाने के साथ साथ इसे कई सारी पहाड़ियों, कई सारी चट्टानों, कई सारे पुल और कई सारी सुरंगों का भी निर्माण करती है, कई सारी नदियों को पार करती है। तो इसे हम नंबर दिया जाएगा, या हम इसे नंबर देंगे तो 12 नंबर देंगे, 12 नंबर इसको हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला रहेगा कौन सा हो जाएगा, तो गुवाहाटी हो जाएगा। अब गुवाहाटी असम, कहाँ चलेंगे हम, गुवाहाटी की बात आएगी तो हम गुवाहाटी में चले जाएंगे असम में। असम का ये वाला इलाका जो रहेगा ये गुवाहाटी के रूप में जाना जाता है। ये इलाका यहाँ पर पड़ेगा आपको गुवाहाटी। चलिए ये इलाका गुवाहाटी हो जाएगा, या ये जो बिंदु हमने लगाया हुआ है गुवाहाटी के रूप में जाना जाता है। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 13, क्योंकि ये 13वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आगे देखिए लूनी नदी। अब लूनी आपकी एक अंतः प्रवाह नदी है, यानी कि ये अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है, अंदर ही अंदर बहती है। तो ऐसी नदी है कौन सी, तो लूनी नदी। तो इसको देख लीजिए जरा, लूनी नदी को हम देखेंगे। लूनी नदी कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, तो यह आपकी राजस्थान से यह गुजरती है इस तरीके से और ये लूनी नदी हो जाएगी। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 14। ये अंतः प्रवाह नदी है, अंदर ही अंदर बहती है, दिखती नहीं है, ये रेत में ही अंदर अंदर बहती रहती है। अगला जो हो जाएगा वो रहेगा आपका रायपुर। रायपुर कहाँ रहेगा, तो रायपुर आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी है और आपको ये मिलेगा बिल्कुल बीचों बीच देखने के लिए, ये वाला इलाका रायपुर हो जाएगा। चलिए तो ये इलाका रायपुर हो जाएगा और इसे हम नंबर देंगे नंबर 15, क्योंकि ये 15 नंबर पर पड़ेगा। फिर आपका बेलाडेला लौह एस्क खदान, ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो बेलाडेला रहने वाला है ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो ये आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले इलाके में देखने को मिलेगी। बेलाडेला की खाने हमें जिन्हें कहते हैं, तो ये रहा आपका बस्तर का वो इलाका जहाँ पर मिलेगा हमको बेलाडेला की खाने, ये वाला इलाका। तो इसे हम बोलेंगे नंबर देंगे नंबर 16। तो इस मैप में भी जितने बिंदु थे, जितने भी हमारे पॉइंट थे, वो सारे के सारे हम इसमें भर चुके हैं और बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। आप लोग भी आशा करता हूं कि अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, यदि ये वीडियो आपको समझ आ रहा है तो एक थम्स अप करें और एक लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही कमेंट करके भी बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और अच्छे अच्छे कमेंट करना है, ऐसे नहीं कर देना कि नाइस, सुपर, ऐसे कोई कमेंट नहीं करना, ठीक है। चलिए आप मैप के बारे में ही कुछ बोल सकते हो, या मैप के बारे में जो भी आपको जानकारी और चाहिए हो उसके बारे में कमेंट कर सकते हो, आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। अब आइए जरा, ये मैप अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब अगला मैप निकाल लेते हैं।
अगले मैप में जो दिया गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, हमें इसमें क्लिक करके देना है या बिहार को हमें दर्शाना है कि बिहार कहाँ पड़ेगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें हम बिहार को भरने वाले हैं। तो देखिए ये वाला इलाका, ये जो रहने वाला है ये बिहार होने वाला है, या हम बोले कि इसको हम बिहार कहेंगे। यही वो इलाका है जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाता है। तो ये रहा बिहार और इसे हम नंबर देंगे 1। इसका घनत्व कभी कभी पूछा जाए तो आप लगा सकते हो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाता है। नंबर 1 बिहार। दूसरा रहेगा आपका गोवा। गोवा को हमें दर्शाना है भाई। तो गोवा की जैसे ही बात आए तो गोवा वाले बीच पर ये वाला रहा गोवा, जो आपका बहुत ही भारत का सबसे छोटा राज्य कहलाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य अगर कोई है तो वो गोवा रहेगा। तो नंबर 2 हम जिसे देंगे वो रहेगा गोवा हो जाएगा। अगला रहेगा आपका हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ने वाला है? तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और ये हमें देखने को मिलेगा इस वाले इलाके में। ये रहा आपका हैदराबाद, ये रहा हैदराबाद। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया गया बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, यानी बेंगलोर से लेकर तमिलनाडु वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए आप देखेंगे तो ये वाला इलाका है बेंगलोर और ये वाला इलाका है तमिलनाडु, यानी कि लगभग ये इतना हिस्सा हमें बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो ये इलाका हो जाएगा। अब हम इसे नंबर देंगे नंबर 4। चलिए अगला देखिए जरा, पारादीप बंदरगाह। ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में मिलेगा हमको। कहाँ मिलेगा? तो उड़ीसा में हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, बताते हैं कहाँ पर रहेगा पारादीप बंदरगाह। तो ये वाला इलाका आपका पारादीप बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। चलिए ये रहा पारादीप बंदरगाह। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 5। देखिए मैप आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाइए और भरते जाइए। साथ में भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भरेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं तो आपको मैप का किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होगा। आप मैप अपने साथ रखिए और बाकायदा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा आप उसमें भरते जाइए, आपको ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते। तो कहाँ देख लिया? पारादीप। उसके बाद नागालैंड राज्य को अपने को क्लिक करके देना है भाई कि इसमें नागालैंड राज्य कौन सा पड़ने वाला है। तो हम देखेंगे भाई कि नागालैंड राज्य को देख लेते। तो ये वाला जो इलाका रहने वाला है ये आपका नागालैंड राज्य कहलाता है। इसे हम चिड़िए के आकार के भी मानते हैं। तो ये वाला नंबर हम देंगे कि भाई ये 6वें नंबर में हो जाएगा नागालैंड राज्य। ठीक है, चले अब आगे देखें। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर, यानी कि हम बात करें कि श्रीनगर को हमें दर्शाना है जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो हम देख लेंगे कि भाई श्रीनगर कहाँ पड़ेगा। तो ये वाला इलाका आपको श्रीनगर, या इस वाले इलाके को हम श्रीनगर क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये रहा आपका श्रीनगर। इसे नंबर देंगे हम 7। नंबर 7 के रूप में से हम दर्शाएंगे कि भाई ये नंबर 7 हो गया। ठीक है, आगे देखिए फिर रहेगा आपका मुंबई। मुंबई मैंने आपको उसी समय बताया था जो हम पहले मैप भर रहे थे कि मुंबई कहाँ पड़ेगा। तो मुंबई आपका ये वाला इलाका मुंबई कहलाता है, यानी कि ये जो इलाका रहने वाला है ये मुंबई है। मुंबई चलिए ये वाला इलाका मुंबई हो जाएगा। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 8। ये 8वें नंबर का क्षेत्र हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र हमें दर्शाना है कि भारत में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन सा रहेगा। अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो हमने बिहार दर्शा दिया, अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र भी हमें दर्शा के देना है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र जो हो जाएगा वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश का, यानी ये वाला इलाका सबसे कम जनसंख्या घनत्व का इलाका है और इसका जो जनसंख्या घनत्व है मात्र 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो, सॉरी माफ कीजिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इसे हम नंबर देंगे नंबर 2, सॉरी नंबर 9। और इसका जो मैंने बताया कि सबसे कम कितना, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका सबसे ज़्यादा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। तो आपका 9वें नंबर का हो गया। 10वें नंबर पर हल्दिया तेल शोधक कारखाना देखना है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना,
हल्दिया कहाँ पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं कि हल्दिया बंदरगाह, अभी हम पिछले ही मैप में देख के आए हैं। हल्दिया पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल में, और वहीं पर आपको तेल शोधक कारखाना भी रहेगा जो पश्चिम बंगाल का तेल शोधक कारखाना हो जाता है। तो ये वाला इलाका आपका हल्दिया के रूप में जाना जाता है, और इसे हम ये रहा, इसे हम नंबर देंगे नंबर 10। चलिए आगे देखें, तो आगे रहेगा आपका भोपाल, प्रशासनिक शहर या प्रशासनिक नगर को आप दर्शाना है। भोपाल जो प्रशासनिक नगर है ये कहाँ मिलेगा, तो ये वाला इलाका भोपाल कहलाता है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और इसे हम प्रशासनिक नगर के रूप में भी जानते हैं। चलिए ये रहा भोपाल, इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 11, नंबर 11 पे आ जाएगा। उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 जगह की राजधानी भी होता है। 3 जगह की राजधानी कौन कौन, तो हम बात करेंगे कि भाई चंडीगढ़ स्वयं चंडीगढ़ की राजधानी है क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, और साथ में यह पंजाब और हरियाणा 2 जगह या 2 राज्यों की भी संयुक्त राजधानी घोषित की गई, इसलिए 3 जगह की राजधानी हो जाता है, और ये प्रशासनिक शहर के रूप में भी जाना जाता है, और इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 12, 12वें नंबर पे पड़ेगा। उसके बाद है अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। अब हमें पूरे के पूरे महाराष्ट्र को भर के देना है या महाराष्ट्र को दर्शाना है कि महाराष्ट्र कहाँ पड़ने वाला है। तो देखिए जरा, यहाँ से स्टार्ट होता है महाराष्ट्र, और ये इतना बड़ा राज्य होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा राज्य जो आप देख रहे हो ये महाराष्ट्र है। ये अग्रणी चीनी उत्पादन में माना जाता है या चीनी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये पूरा राज्य आपका अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के तौर पर जाना जाएगा, जो महाराष्ट्र हो जाएगा, और इसे हम नंबर देंगे नंबर 13। ठीक है, चलो आगे। आगे रहेगा आपका बीकानेर। बीकानेर कहाँ पड़ने वाला है, तो बीकानेर आपका पड़ेगा राजस्थान में। तो राजस्थान का ये इलाका, ये वाला इलाका बीकानेर के तौर पर जाना जाता है, या बीकानेर से कहा जाता है। ये रहा बीकानेर, इसे हम नंबर देंगे नंबर 14। 14वें नंबर का हो जाएगा 13, और उसके बाद 14 नंबर का। उसके बाद आइए अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ पड़ने वाला है, तो अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ जाएगा, गुजरात में। ये वाला इलाका आपका अहमदाबाद कहलाता है। चलिए ये वाला जो इलाका हो जाएगा आपका अहमदाबाद कहलाएगा, अहमदाबाद। चलिए ये रहा आपका अहमदाबाद, जो आपका 15वें नंबर पर पड़ेगा। 15वें नंबर पर हमें देखने को मिल जाएगा। जरा एक मिनट, एक थोड़ा गला लग गया, इधर तो नहीं आएगा। चलिए इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद इधर पड़ जाएगा आपका, मैं थोड़ा गला लग गया था वो। ठीक है, ये वाला इलाका आपका अहमदाबाद हो जाएगा, तो इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 15। चलिए अब आगे देख लीजिए, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अब देखो पिछले वाले जो हमने मैप देखा था उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देखा था उत्तर प्रदेश। अब देखने वाले हैं सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य भी कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश हो। देखिए चीनी के यदि मामले में आता है कि भाई सर्वाधिक चीनी कहाँ होती है, तो लगाना है महाराष्ट्र को। और यदि पूछा जाए सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है, तो गन्ना होता है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से ही लगाना है। तो अब उत्तर प्रदेश को हम इसमें भरने वाले हैं कि भाई कौन रहेगा उत्तर प्रदेश का हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो होने वाला है ये आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहेगा, जो आपका सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा गन्ना यहीं पर होता है भारत में, तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश वाला इलाका, और इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 16, क्योंकि ये 16वें नंबर पे आने वाला है यूपी। तो ये गन्ना उत्पादक राज्य, वो सॉरी माफ कीजिए, गन्ना उत्पादक राज्य हो जाएगा। चीनी उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर रहेगा आपका पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पड़ने वाली है, तो पुलिकट झील का हिस्सा जो है ना, दरअसल ये 2 जगह पर पड़ेगा आपका, एक तो आंध्र प्रदेश में और दूसरा आपका तमिलनाडु वाले हिस्से में। ज्यादातर भाग रहता है इसका आंध्र प्रदेश में और कम भाग रहता है इसका तमिलनाडु वाले हिस्से में। तो पुलिकट झील को लगाएंगे अपन। पुलिकट झील कहाँ पड़ेगी, तो ये रही पुलिकट झील, ये रही पुलिकट झील। चलिए तो ये इलाका या ये वाला हिस्सा पुलिकट झील के तौर पर जाना जाता है, और इसे हम नंबर देंगे नंबर 17।
17वें नंबर के रूप में से जाना जाएगा, या 17वें नंबर का ये पॉइंट देख चुके। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र हम एक बार देख चुके हैं, दोबारा से आ गया और कुछ नहीं है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र बिहार ही रहेगा और बिहार ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है उसमें। अब आगे देखिए जरा, इसके बाद है आपका सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पड़ेगा, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। सिंगरौली कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश के इस वाले इलाके को, या ये वाला इलाका आपका सिंगरौली है। ये जो आप कवर करके मैंने जहाँ पर रख दिया है, कवर करके जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सिंगरौली कहलाएगा। और ये आपका सर्वाधिक कोयले के लिए जाना जाता है, ये वाला इलाका। और इसे हम नंबर देंगे, नंबर रहेगा इसका 19 नंबर, 19 नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। रबर उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अब रबर उत्पादक क्षेत्र में आपका चला जाता है केरल का ये पूरा का पूरा हिस्सा, यानी हम बात करें कि केरल का इतना हिस्सा रबर उत्पादक के लिए जाना जाता है। इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं और इसे भरेंगे मैप में और लिखेंगे इसके लिए कि यह 20वें नंबर का भाग हो जाएगा। तो ये लगभग आपके इस मैप में जितने भी बिंदु दिए गए थे, जितने भी इसमें भाग दिए गए थे, वो सारे के सारे हम अच्छे से देख चुके हैं। आप लोग भी बाकायदा मैप लेकर हर एक मैप में जितने मैं बता रहा हूँ बस उतने ही भरिए। ज़्यादा भरने से आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे, आप लोगों को खुद समझ नहीं आएगा कि आखिरकार ये भरा क्या गया है इसमें। तो जैसा मैं भरते जा रहा हूँ, जैसे मैप में मैंने लिया है, वैसा ही आप ले लीजिए, आपको मैप के सारे बिंदु याद हो जाएंगे। अगला मैप पे आ जाइए। अब अगले मैप आपका वर्ल्ड का रहने वाला है। अगला मैप जो होने वाला है वो आपका किसका होने वाला है, तो ये रहेगा आपका विश्व मानचित्र देखने वाले। अब विश्व मानचित्र देखिए जरा, आप यदि विश्व मानचित्र को देखेंगे तो इसमें ज्यादातर चीजें भरी हुई ही आती हैं। आप विश्व मानचित्र में देखेंगे तो उसमें आपको अगर कोई चित्र वो बिंदु फिल करना है तो वहां पर या तो आपको टिक लगा हुआ मिलेगा या आपको एरो लगा हुआ मिल जाएगा। बस हमें उसका नाम याद होना चाहिए या फिर हमें उसका स्थिति मालूम होनी चाहिए, दो चीजें आती हैं। तो यहाँ पर भी मैं भरा हुआ ही एक मैप लाया हुआ हूँ, बस हमें से इसकी स्थिति के हिसाब से जानना है कि कौन सा स्थान कहाँ पर पड़ने वाला है। तो चलिए अब हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, जो आपका वर्ल्ड मैप रहने वाला है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो कौन सा रहेगा। तो देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा, जो आपका सबसे ज्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र होता है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का सघन बसा क्षेत्र ये रहा भाई। दूसरा, इसमें दूसरा दिया गया, वैसे हम क्या लगाएंगे, नंबर 1 कर देते। इनको नंबर देना बहुत जरूरी है ताकि हमें याद बना रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो नंबर 1 हो गया भाई, ठीक है। अगला, ब्राजील का कहवा उत्पादक क्षेत्र। तो ब्राजील का ये वाला इलाका कहवा उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये रहा ब्राजील का कहवा उत्पादक क्षेत्र, इतना इलाका आपका ब्राजील का कहवा उत्पादक क्षेत्र है, ये रहा। तो इसे हम नंबर देंगे, नंबर 2 दे देंगे कि भाई ब्राजील का कहवा उत्पादक क्षेत्र ये वाला हिस्सा हो जाएगा। फिर है आपका ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग अथवा कनाडा नेशनल रेलवे मार्ग। तो ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा ये आपका नेशनल कनाडा या नेशनल ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग के रूप में ये जाना जाएगा। तो ये वाला इलाका आपका नेशनल कैनेडियन रेल मार्ग या ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग के रूप में जाना जाएगा। देखिए दरअसल कभी कभी ये पूछा जाता है कि ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग जो है यह कौन से स्थान को कौन से स्थान से जोड़ने का काम करता है। तो ये वैंकूवर से हैलिफैक्स को जोड़ने का काम करता है। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 3, नंबर 3 पर यह आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो नंबर 3 हमने इसमें देख लिया कि नंबर 3 पे है आपका ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। उसके बाद नंबर 4 पे आइए केप टाउन। तो केप टाउन कहाँ पड़ने वाला है, तो केप टाउन की यदि मैं बात करूं कि केप टाउन आपका पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका वाले हिस्से में, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा रहने वाला है ये केप टाउन के रूप में जाना जाता है, या इसे हम बोलते हैं केप टाउन। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 4, ये चौथे नंबर पर पड़ जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे नीचे वाला हिस्सा केप टाउन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कलकत्ता। तो कलकत्ता तो भारत का भाग है, या कलकत्ता आपका भारत के हिस्से में रहने वाला पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये कलकत्ता कहा जाएगा, ऐसे हम बोलेंगे कलकत्ता। और इसे हम नंबर देंगे नंबर 5, ये 5वें नंबर पर पढ़ने वाला है, ठीक है भाई। इतना देख लिया हमने, 5वें नंबर तक हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें दिया गया है मास्को। अब मास्को क्या है, तो मास्को रूस की राजधानी है। किसकी राजधानी है, रूस की राजधानी। बस आप स्थिति समझते जाइए कि ये पढ़ने कहाँ वाले हैं। तो मास्को पड़ेगा ये वाले इलाके में, यानी कि यदि हम बात करें तो रूस की राजधानी मास्को ये रही, और इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 6, मतलब कि ये 6वें नंबर का उत्तर हो जाएगा जो हम यहाँ पर लिख के लाए। उसके बाद है कोलंबो। कोलंबो कहाँ पड़ेगा, तो कोलंबो दरअसल
श्रीलंका की राजधानी है। तो भारत के जस्ट नीचे जो आपका देश रहने वाला है कोलंबो, वहीं पर आप लगा सकते हो, और श्रीलंका की राजधानी रहेगी कोलंबो, और ये आपको नंबर देंगे इसको नंबर 7, क्योंकि ये 7वें नंबर पर पड़ने वाला देश हो जाए, सॉरी माफ कीजिए, बिंदु हो जाएगा, और ये आपका कोलंबो हो जाएगा। उसके बाद है हेलीपैक्स। अभी हेलीपैक्स थोड़ी देर पहले अपन देख के आए थे। हेलीपैक्स कहाँ पड़ेगा? तो देखो ये रहा आपका जो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है वैंकूवर से हेलीपैक्स को जोड़ती है, तो ये हेलीपैक्स वाला हिस्सा हो जाएगा, यानी कि ये वाला इलाका हेलीपैक्स हो जाएगा। ये रहा हेलीपैक्स, और इसे हम नंबर देंगे नंबर 8, क्योंकि ये 8वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना हमने समझ लिया कि 8 नंबर तक हम इसमें देख चुके हैं। अब आगे देखिए, ग्रैंड बैंक की बात की जा रही कि भाई ग्रैंड बैंक कहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ग्रैंड बैंक भी आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये ग्रैंड बैंक है, और इसे हम नंबर देंगे नंबर 9, क्योंकि ये 9वें नंबर पर पड़ने वाला है, और ये हो जाएगा ग्रैंड बैंक। देखिए, जो वर्ल्ड या विश्व का मानचित्र रहेगा, इस मानचित्र में आप ये जरा समझ के चलिए बातों को, या इन चीजों को देखते जरूर रहिएगा कि आखिरकार इन चीजों में हमें जो भरने को रहेगा वो पहले से या तो वहां पर लगा हुआ रहेगा टिक, या फिर वहां पर किसी प्रकार का सिंबल बना रहेगा। बस हमें उनकी स्थिति का मालूम होना चाहिए कि ये स्थिति या ये स्थान इस नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैं पहले से ही आपको भर के लाया हुआ हूं, ताकि आप लोग बस स्थिति का आकलन कर पाए कि यहाँ पर कौन सा शब्द आने वाला है, कौन सा स्थान को क्या कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते। ग्रैंड बैंक अपन देख चुके, जो 9वें नंबर पे आ जाएगा। फिर अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी कहाँ पड़ेगी? तो देखिए जरा, ये वाला जो हिस्सा होने वाला है, ये वाला हिस्सा, ये अलास्का की खाड़ी है। अब चूंकि वहां लिखते नहीं बन रहा होगा, इसलिए यहाँ पर लिख के दिया है कि अलास्का की खाड़ी हो जाएगा, और इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 10, क्योंकि 9 नंबर तक अपन देख के आगे। ये वाला हिस्सा है, देखो जरा, ये वाला हिस्सा है अलास्का की खाड़ी, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अलास्का की खाड़ी। ये रहा, इस पे ध्यान दे रहा है, ये तो नीचे लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अफ्रीका के वाणिज्य पशुधन क्षेत्र या वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र कौन सा रहेगा? तो अफ्रीका का पूछा गया। अब अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका, तो अफ्रीका का ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा, ये आपका वाणिज्य पशुधन पालन वाला क्षेत्र कहलाएगा। इतना हिस्सा देखो, ये वाला, ये रहा। अब इसे हम नाम देंगे क्या? तो इसका नंबर हो जाएगा 11वां नंबर। 11वें नंबर पे अपन को ये देखने को मिल जाएगा। अब आगे देख लेते जरा, आगे दिया गया है सिलिकॉन घाटी। अब सिलिकॉन घाटी कहाँ पड़ेगी? तो देखिए अमेरिका में आई है। सिलिकॉन घाटी के लिए हम आएंगे अमेरिका में, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सिलिकॉन घाटी कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? सिलिकॉन घाटी कहलाएगा। सिलिकॉन घाटी को हम नंबर देंगे, नंबर हो जाएगा 12वें नंबर पर। यह अमेरिका में पड़ेगा, तो सिलिकॉन घाटी। चलिए जरा अब आगे देख लेते। लंदन से कोलंबो तक जलमार्ग अपने को बनाना है। अब लंदन से कोलंबो तक का जलमार्ग अपने को इसमें बना के देना है कि कौन सा रहेगा। चलो तो हम देखेंगे, ये रहा लंदन, ये वाला हिस्सा लंदन हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोलंबो। ठीक है भाई, तो यहाँ तक के लिए हमें एक लाइन लेके आनी है, तो ये गुजार देते लाइन। लाइन से मतलब है कि आपका जो जलमार्ग है, ये रहा यहाँ तक का जलमार्ग। तो ये आपका लंदन से जो आपका कोलंबो तक के लिए जलमार्ग बनाया गया है, ये आपका ये रहा। इस तरीके से अपन इसमें जलमार्ग ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा लंदन से कोलंबो तक का जलमार्ग, और इसे हम नंबर देंगे, तो नंबर हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा इसका नंबर? तो नंबर 13, या 13 नंबर का हो जाएगा भाई। चलिए भाई, तो 13 नंबर का हो गया। अब आगे देख लेते। फिर इसमें मुंबई बंद, सॉरी माफ कीजिए, मेलबॉर्न। मेलबॉर्न कहाँ पड़ेगा? तो देखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा मेलबॉर्न कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया का ये जो हिस्सा रहेगा, ये मेलबॉर्न के नाम से जाना जाता है, और इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 14। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद है मुंबई बंदरगाह। अब मुंबई बंदरगाह पिछले ही मैपों में हम पढ़ के आए हैं, पिछले मैप में ही मैं बता के आया हूं कि भारत के महाराष्ट्र वाले जो राज्य रहता है उसकी राजधानी हो जाता है मुंबई, यानी कि ये वाला इलाका मुंबई कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? मुंबई। अब चूंकि इसको हम नंबर देंगे, सीधा नंबर क्या दे दें? तो नंबर हो जाएगा इसका 15, ये 15वें नंबर मुंबई बंदरगाह। फिर आपका गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी कहाँ पड़ने वाली है? तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच का जो हिस्सा होता है, उसी के बीच में आपको गिनी की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। ये रही गिनी की खाड़ी, और इसे हम नंबर देंगे नंबर 16, तो 16वें नंबर पर पड़ेगी गिनी की खाड़ी। उसके बाद कराची। तो कराची आपका पाकिस्तान का एक बंदरगाह है, ये रहा पाकिस्तान का बंदरगाह, ये रहा कराची। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 17 हो जाएगी।
उसके बाद केप टाउन से मेलबोर्न तक के लिए जलमार्ग, अब देखो ये रहा केप टाउन, ये रहा मेलबोर्न, तो यहां से लेकर ये जो लाइन आप खींच रहे हैं तो ये हो जाएगा जलमार्ग, जो केप टाउन से मेलबोर्न तक के लिए जलमार्ग बनाता है, और इसे हम नंबर देंगे नंबर 18। कौन सा हो जाएगा? तो ये नंबर 18 हो जाएगा। चलिए भाई ठीक है, नंबर 18 हमने देख लिया। इसके बाद फिर है ब्राजील। अब ब्राजील दिया गया है कि इसमें ब्राजील, अच्छा केप टाउन से, हाँ हो गया। अब उसके बाद हम ब्राजील को देखने वाले हैं कि ब्राजील कहाँ पड़ेगा भाई। तो ब्राजील की यदि बात की जाए तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा हो जाएगा ये ब्राजील हो जाएगा। ये वाला यहाँ से जो हिस्सा रहेगा ये पूरा का पूरा ब्राजील कहलाएगा। इतना हिस्सा क्या रहता? ब्राजील कहलाता। उसके बाद देखेंगे हम अफ्रीका का मिश्रित कृषि क्षेत्र। अब अफ्रीका का जो मिश्रित कृषि क्षेत्र है ये वाला हिस्सा है, ये रहा अफ्रीका का मिश्रित कृषि क्षेत्र, इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 20। फिर पंपास घास का मैदान, तो पंपास घास का मैदान की यदि मैं बात करूं तो ये वाला हिस्सा पंपास घास का मैदान हो जाता है। ये वाला हिस्सा क्या रहेगा? पंपास घास का मैदान हो जाएगा, और इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 21 दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जितना भी इसमें लिखा हुआ था, पूरा का पूरा जो भी मैं बिंदु लेके आया हुआ हूँ वो सारे के सारे हम इस मैप में देख चुके हैं। आपको मैप में ऐसे भरे हुए ही मिलेंगे, या तो उसमें सिंबल बने होंगे, ऐसा लिखा बस नहीं मिलेगा आपको, वहां पर टिक लगे हुए मिल जाएंगे कि भाई ये वाले स्थान को बताओ कि ये क्या है। पर मैं यहाँ पर लिखा हुआ सीधा लाया हूँ ताकि आपको वर्ल्ड में आपको ज़्यादा सहायता रहे, विश्व मानचित्र में आप ज़्यादा जल्दी से चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, चलिए अब अगला मैप निकाल लेते हैं अपन इसको। अगला मैप निकालेंगे तो इसमें अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या क्षेत्र देखा था, अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या क्षेत्र कौन सा होने वाला है। तो हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या क्षेत्र, तो देखिए ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इलाका आपका ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या क्षेत्र हो जाएगा। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या क्षेत्र हो जाएगा, इसे दिया जाएगा नंबर 1 कि भाई ये नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद मलेशिया का प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र। अब मलेशिया कौन सा है? ये रहा हिस्सा, तो मलेशिया का प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र ये हो जाएगा। तो मलेशिया का रबड़ उत्पादक क्षेत्र ये है, ये जहां पर हम लगा रहे हैं टिक लगा रहे हैं भाई ये वाला हिस्सा है, ये तो यहाँ पर लिख के दिया गया है। तो ये हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा भाई, कि नंबर 2 पे ये आ जाएगा। फिर आएगा तीसरा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका एशिया में गुजरेगा, जो रूस से गुजरता है। तो देखिए जरा ये रहा आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चलिए इससे बनाते हैं इसको, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये रहा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कहते हैं कि एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और यह सबसे ज्यादा मांस और सुअर के मांस का अपघटन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन से दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक को यह जोड़ता है। तो यह पूरा इलाका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहलाएगा। इसे नंबर दिया जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 3, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद देखेंगे हम लंदन को कि लंदन कहाँ पड़ेगा। तो यह रहा लंदन, ये रहा ये लिखा हुआ है लंदन, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा लंदन। लंदन कहाँ की राजधानी है? आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि लंदन कहाँ की राजधानी है। चलिए अब आगे देखिए दिल्ली हवाई अड्डा। अब दिल्ली हवाई अड्डा की यदि मैं बात करूं तो ये आपका भारत में ही पड़ेगा, ये बीचों बीच आपकी दिल्ली राजधानी है, और यही रहेगा आपका भारत में दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा, और इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 5। तो ये 5वें नंबर पर पड़ जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे न्यूयॉर्क से केप टाउन जलमार्ग को जानना है अपने को। अब न्यूयॉर्क कहाँ है और केप टाउन कहाँ है? तो केप टाउन तो ये रहा और न्यूयॉर्क रहेगा ये वाला हिस्सा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए अपने को जलमार्ग गुजारना है। तो ये रहा आपका न्यूयॉर्क, ये रहा आपका केप टाउन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हम गुजारेंगे जलमार्ग। तो ये रहा वो जलमार्ग जो न्यूयॉर्क से केप टाउन तक के लिए जाता है। ठीक है, चलिए तो इसे हम नंबर दे देंगे भाई। नंबर रहेगा इसका कौन सा? तो नंबर हो जाएगा इसका 6वां। 5 हम देख चुके, 6वां।
उसके बाद इंदिरा पॉइंट देखेंगे। अब इंदिरा पॉइंट आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा जो कि भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें आपको पड़ेगा या उसमें देखने को मिल जाएगा। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 7, 7वें नंबर पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद केप काहिरा रेल मार्ग को गुजारना है। केप काहिरा रेल मार्ग देख लेते हैं। तो केप काहिरा रेल मार्ग से तात्पर्य है आपका कि केप टाउन से और काहिरा से लेकर, मिस्र की राजधानी है काहिरा और केप टाउन, यहाँ से एक रेल मार्ग अपन गुजारेंगे। देखिए जरा, यही रही रेल मार्ग जिसे अपने को गुजारना है। तो इस तरीके से यहाँ से एक रेल मार्ग गुजार देते हैं जो केप काहिरा रेल मार्ग के रूप में जानी जाती है। चलिए ये रहा केप काहिरा रेल मार्ग, ठीक है। तो ये रहा केप काहिरा रेल मार्ग जो आपका यहाँ लिखा के दिया गया है भाई। ये रही केप काहिरा रेल मार्ग, यानी कि काहिरा ये रहा और केप टाउन ये रहा। यहाँ से यहाँ तक के लिए रेल मार्ग जो गुजारा गया, और इसे हम नंबर देंगे। नंबर आ जाएगा इसका कितना, तो भाई 8 नंबर आ जाएगा क्योंकि ये 8वें नंबर में पड़ेगा। फिर है अमेजन नदी। अब अमेजन नदी निकलती है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेजन नदी देखने को मिल जाएगी। पूरे विश्व की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है अमेजन नदी। तो इसको गुजारेंगे तो देखो ये रही अमेजन नदी, यह अमेजन नदी कहलाती है, ठीक है। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 9 क्योंकि ये 9वें नंबर पर पड़ने वाली है। अमेजन नदी होगी भाई, ठीक है। अब है आपका आता है उत्तरी अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का, अब उत्तरी अमेरिका यानी ये दक्षिण अमेरिका, ये हो जाएगा ऊपर का उत्तरी अमेरिका। तो वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र वाला इलाका यदि मैं बात करूं तो ये वाला इलाका हो जाएगा वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र वाला इलाका। ये उत्तरी अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र का यह इलाका हो जाएगा, ठीक है भाई। ये लगा लिया भाई। तो उत्तरी अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र यहाँ पर अपने को लगाना है और ये इसको नंबर देंगे हम 10 क्योंकि ये 10वें नंबर पे आने वाला है, ठीक है भाई। इतना अपन ने पढ़ लिया है। अब देखेंगे उस तरफ वाले बिंदु जो दिए गए। उत्तर अटलांटिक जलमार्ग को देखना है कि भाई उत्तर अटलांटिक जलमार्ग कहाँ पर रहेगा। तो देखो जरा, ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये उत्तर अटलांटिक जलमार्ग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये अटलांटिक महासागर है। उसी में उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग आपका जो न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक जाता है ये देखने को मिल जाएगा और इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 11 क्योंकि 11 नंबर पे है। उसके बाद देखेंगे पनामा नहर। पनामा नहर आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली नहर के रूप में भी जाना जाता है। ये दोनों को अलग करती है और ये रही पनामा नहर। ये दोनों इससे इसके पनामा नहर के रहेंगे और इसे हम नंबर देंगे नंबर 12 क्योंकि 12 नंबर पे पड़ने वाली है। उसके बाद देखेंगे टोक्यो। अब टोक्यो जापान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, जापान की राजधानी। तो ये देखो ये वाला हिस्सा रहा जापान और जापान की ये जो जगह है ये है टोक्यो और ये टोक्यो जापान की ही राजधानी है। इसे नंबर देंगे 13। एक चीज और, भारत में विश्व में सर्वाधिक जो सघन बसा हुआ शहर है या जनसंख्या घनत्व वाला शहर है वो टोक्यो ही माना जाए। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग बाग निवास करते हैं। तो ये आपका टोक्यो हो गया। अगला रहेगा कनाडा। अब कनाडा कौन सा हो जाएगा, तो देखो जरा ये पूरा हिस्सा आपका कनाडा कहलाता है। ये रहा ऊपर का जितना भी हिस्सा है ये सारा का सारा कनाडा के रूप में जाना जाता है। ऊपर का जितना भी हिस्सा रहेगा सारा का सारा कनाडा हो जाएगा। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 14। चलिए उसके बाद नील नदी देख लीजिए। अभी देखो अपन ने अमेजन नदी देखी है, अब देखेंगे नील नदी को कि नील नदी कौन सी है। तो देखो ये रही नील नदी, ये बहती जा रही है नील नदी। ये जो दो सांप के जीभ के समान लास्ट में निकल के गई है यही आपकी नील नदी है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर नील नदी और इसे हम नंबर देंगे नंबर 15 क्योंकि ये 15 नंबर पर पड़ने वाली है। उसके बाद है आपका भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर कहाँ पड़ने वाला है, तो देखिए जरा ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये आपका भूमध्य सागर कहलाता है। ये पूरा का पूरा जो बीच का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो बीच में पड़ने वाला ये जो आपका तालाब है या फिर सॉरी आपकी जो सागर है ये भूमध्य सागर के रूप में जाना जाता है। ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है भूमध्य सागर। तो ये रहा आपका भूमध्य सागर। इसे नंबर दिया जाएगा 16, 16वें नंबर पे पड़ने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे भूमध्य सागर के बाद न्यूजीलैंड को। अब न्यूजीलैंड आपका सबसे अलग हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया के पास में ये जो हम छोटे छोटे दो भाग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड बोलेंगे। ये न्यूजीलैंड आपका हो जाएगा। इसे हम देंगे नंबर 17 क्योंकि ये 17 नंबर में पड़ने वाला है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र। अब दक्षिण अमेरिका कौन सा रहेगा भाई, ये रहा दक्षिण अमेरिका। इसका वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र हम देखेंगे तो ये रहा वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, इसका ये वाला हिस्सा।
ए वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, ये हमने देख लिया। ऐसे नंबर देंगे 18, क्योंकि ये 18 नंबर पर पढ़ने वाला है। देखिए सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अभी भी ध्यान से देख रहे हैं, इस वीडियो को यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सभी बच्चे बहुत ईमानदारी से अगर इसको पढ़ते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, तो आपका मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने एग्जाम के समय पर इधर उधर नहीं देखेंगे, बल्कि आप अपना काम करेंगे। मतलब मैप भरते समय आपको किसी दूसरे का मुँह नहीं ताकना होगा, बशर्ते आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और वीडियो कैसा लग रहा है बीच बीच में कमेंट करके जरूर बताते रहिए। और यदि कोई चीज़ इसमें कहीं भी आपको डाउट बनता है या समझ नहीं आती तो कमेंट करके जरूर आप बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना के दूंगा आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। अभी मुझे पता है कि लगभग आपका 5 तारीख को पेपर है, तो अभी समय हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते। कहाँ तक पहुँच गए हम भाई? तो हम पहुँच गए हैं 18 तक पहुँच गए, यानी कि दक्षिण अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र हम देख चुके हैं। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र। अब ऑस्ट्रेलिया ये रहा, और इसका ये वाला हिस्सा कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो डेयरी कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। तो ये वाला हिस्सा डेयरी कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, और इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 19। तो ये वाला मैप भी हम समाप्त कर चुके हैं, ये वाला मैप भी हम खत्म कर चुके हैं। अब इसके आगे देखेंगे अगला मैप। देखिए जितने भी बिंदु इसमें बताए जा रहे हैं, जितने भी चीज़ें इसमें पढ़ाई जा रही हैं, अगर इनको बहुत ईमानदारी से आप पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके सारे नंबर जो भी मैप के होते हैं आप आराम से कर पाएंगे, और आपको नंबर मिलेंगे भी। चलो अब आगे देख लेते हैं, इस मैप को कंप्लीट करते हैं। अब इस मैप में जो सबसे पहले दिया गया है, अफ्रीका का घना बसा क्षेत्र पूछा गया कि अफ्रीका में वह क्षेत्र आप बताइए जो सबसे ज्यादा घना बसा हुआ है, मतलब कि लोग बाग पास पास में ज्यादा निवास करते हैं। तो देखिए जरा, अफ्रीका में जो सबसे घना क्षेत्र है वो ये रहा, ये वाला इलाका अफ्रीका का सबसे घना बसा क्षेत्र कहलाता है। इसे दिया जाएगा नंबर 1। ठीक है भाई, हमने ये देख लिया कि नंबर 1 पे ये वाला हिस्सा आ गया। ये वाला हिस्सा नहीं, ये वाला हिस्सा है, ये घना बसा हुआ है, ये वाला इधर जो हमने बहुत क्लिक करके दिया हुआ हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा है, ये सबसे घना बसा हुआ है, ये वाला हिस्सा। ये तो बस वहां पर लिख के दिया गया है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका का कपास उत्पादक क्षेत्र, अपने को देखना। अब ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका कपास उत्पादक क्षेत्र ये है। ये इतना हिस्सा जहां हम अंडरलाइन करते हैं वही हिस्सा केवल आपका उत्तर होता है, और भी ये सारा का सारा वहां पर लिखा हुआ रहता है कि भाई ये कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो ये आपका नंबर 2 पे आ जाएगा, ये आपका 2 पे आ जाएगा, जो उत्तर अमेरिका का कपास उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। फिर है आपका कौन सा? तो सिडनी नगर पूछा गया कि भाई बताएं सिडनी नगर कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए। सिडनी 2 जगह पड़ता है, एक तो आपका पड़ जाएगा आपको एशिया में मिलेगा, और एक मिल जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो हमें यहाँ पर केवल ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया, ये वाला हिस्सा कि सिडनी कहाँ है, तो ये रहा सिडनी, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाएगा। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 3 दिया जाएगा। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया देख लिया हमने, ओ सॉरी सिडनी देख लिया। उसके बाद देखेंगे हम कौन सा? तो हिंद महासागर। अब हिंद महासागर आपका भारत के ही जस्ट नीचे वाला जो सागर रहेगा उसे हम हिंद महासागर कहते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा हिंद महासागर हो जाएगा, और इसे हम नंबर देंगे नंबर 4। उसके बाद रहेगा मेडागास्कर। मेडागास्कर सबसे सरल और सबसे जल्दी आपको याद होने वाला क्षेत्र होने वाला है, क्योंकि ये सबसे अलग है। कैसे? दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के जो टूटा हुआ भाग मिलेगा आपको, वही मेडागास्कर है, उसी को बोलेंगे हम मेडागास्कर। ये वाला इलाका आपको मेडागास्कर देखने को मिल जाएगा। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 5, क्योंकि ये 5वें नंबर पर पड़ने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई मुंबई से कलकत्ता तक के लिए जो जलमार्ग जाता है वो जलमार्ग मुझे दर्शा के दो। तो हम सब जानते हैं भाई, मुंबई से आपका कलकत्ता के लिए ये रहा मुंबई और ये रहा कलकत्ता। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको जलमार्ग गुजार के दे देंगे भाई। ये रो भाई मुंबई से कलकत्ता तक के लिए ये जलमार्ग हो गया। तो भाई इसको नंबर दिया जाएगा, नंबर जो रहेगा इसका 6 हो जाएगा भाई, ये 6 नंबर पे पढ़ने वाला है। चलिए भाई, उसके बाद रहेगा आपका न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो आपका न्यू फाउंडलैंड द्वीप है ये कहाँ पर रहेगा? तो आपका ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा, सॉरी माफ करना मैंने उल्टा लिखा दिया इसको, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप हो जाएगा। ये आपका उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ भाग, ये वाला भाग, ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप के रूप में जाना जाएगा। ये रहा, इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 7। ये नंबर 7 पर पहुंच जाएगा। फिर है श्रीलंका। अब भारत के ही जस्ट नीचे आप इधर देखेंगे तो श्रीलंका मिल जाएगा, ये रहा श्रीलंका। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 8। तो श्रीलंका जैसी चीज़ें बताने की अब जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं आशा करूंगा आप सब जान चुके हैं कि जो भारत है, भारत के जस्ट नीचे वाला भाग श्रीलंका कहलाता है, नीचे का जो देश होता है वो श्रीलंका कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते।
यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र देख लेते हैं। यूरोप, अब इसमें आ जाइए जरा, ये रहा यूरोप। यूरोप का जो डेयरी कृषि क्षेत्र है इसको देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये आपका यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये रहा आपका यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र, इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 9। उसके बाद 10 पे आइए, अफ्रीका का तांबा उत्पादक क्षेत्र। अफ्रीका ये रहा, और अफ्रीका का ये वाला भाग तांबा उत्पादक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। ये देखो लिखा हुआ है तांबा उत्पादक क्षेत्र, इसे नंबर दिया जाएगा 10। उसके बाद है आपका लंदन से मुंबई के लिए जलमार्ग। अब लंदन से मुंबई के लिए जलमार्ग की बात की गई है। देखो ये रहा फिर से लंदन, और ये रहा फिर से मुंबई। अब इस जलमार्ग को हम इस तरीके से फिर से गुजारने वाले हैं। ये रहा आपका लंदन से मुंबई तक के लिए जलमार्ग हो जाएगा, इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 11, क्योंकि ये 11वें नंबर पर पढ़ने वाला है। उसके बाद है सुएज नहर। अब सुएज नहर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, सुएज नहर को मैं एक ब्लैंक मैप लाया हूं, उसके माध्यम से समझाऊंगा। अभी थोड़ा उसको हम डिले कर लेते हैं, उसको हम बाद में समझा देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस मैप में समझ नहीं रहेंगी। वो हम इस मैप को इसीलिए लाए हैं ताकि वो चीज़ें जो हम उसमें नहीं बता पाएंगे आपको यहाँ पर सीधे के सीधे स्पष्ट तरीके से समझा देंगे। तो अभी सुएज नहर को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे बताऊंगा कि सुएज नहर कहाँ पड़ने वाली है। इसको हम जरा अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। चलिए अब आइए शिकागो। शिकागो कहाँ पड़ने वाला है? तो शिकागो आपका अमेरिका का ही एक शहर है, और ये पड़ेगा यहाँ पर शिकागो। ये रहा, ये रहा शिकागो। शिकागो सम्मेलन हुआ था जब 1892 में, तो वहां पर हमारे भारत देश से एक महानतम व्यक्ति गए थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहते हैं कि वहां पर जो भाषण दिया था वो विश्व प्रसिद्ध भाषण साबित हुआ था। ठीक है, तो ये रहा शिकागो। शिकागो की बात करें कब कहां पर पड़ेगा, मतलब कितने नंबर पे, तो 13 नंबर पे आ जाएगा, हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते। तो शिकागो के बाद आपका अंध महासागर कौन सा हो जाएगा? अंध महासागर। ये बीच का हिस्सा जो आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का और इधर यूरोप वाला हिस्सा जो रहता है उसके बीच में अंध महासागर देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे आपका अरब सागर, अगला जो रहेगा अरब सागर। तो भारत के ही इस तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये वाला इलाका इधर आपको अरब सागर के रूप में जाना जाएगा। ये पूरा का पूरा इलाका अरब सागर होता है। उसके बाद आपका रहेगा बंगाल की खाड़ी। तो इस तरफ का जो हिस्सा रहेगा वो बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको कि देखिए अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो, दोनों में अभी अगले मैप में आपको अच्छे से समझा देता हूँ, इसमें नहीं समझ आ रहा होगा आपको। फिर रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वाणिज्य अनाज क्षेत्र है वो ये रहा, ये वाला इलाका ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसे नंबर दिया जाएगा नंबर 17। फिर आपका बेल्ट घास का मैदान कौन सा हो जाएगा? आपका बेल्ट घास का मैदान। तो ये आपका केप टाउन वाला हिस्सा होता है, इसे हम बेल्ट घास का मैदान कहते हैं। इसे नंबर दिया जाएगा 18। ये आपके इस मैप में जितने भी थे वो हम लगभग देख चुके हैं, लेकिन इसमें हम कौन सी, सुएज नहर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दो चीजें हम इसमें समझा रहे हैं आपको। इनमें जरा ठीक से देख लो। अब जरा अब इस ब्लैंक मैप को जरा ठीक से देखना। देखो अब सुएज नहर से पहले हम पनामा नहर आपको समझा रहे हैं कि पनामा नहर कहाँ पड़ने वाली थी। तो पनामा नहर अपन ने देखी थी ये वाला इलाका, ये जो इलाका रहता है ये पनामा नहर कहलाता है, जो हम उसमें पढ़ा के आए थे। ये थी आपकी पनामा, पनामा नहर हो गई। ठीक है भाई, अब इसमें हमने पढ़ा था कि सुएज नहर कहाँ पड़ेगी। तो ये जो आपका भूमध्य सागर और ये लाल सागर है, इन दोनों को काट कर यहां से निकाली गई एक नहर होती है, इसे बोलते हैं हम सुएज नहर। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सुएज नहर कहा जाता है। इसको जरा ध्यान से देख लेना, ये वाला हिस्सा ये काट कर निकाला गया और इसे ही बोलते हैं हम सुएज नहर। ये सुएज नहर है। ठीक है, तो ये सुएज नहर होगी। इसके बाद हमने उसमें देखा था अरब सागर के बारे में देखा था हमने कि अरब सागर कहाँ पड़ने वाला है। तो ये जो भारत के इस तरफ वाला भाग होता है ये आपका अरब सागर कहलाता है, और इस तरफ का जो हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है। ठीक है, तो ये दो चीजें ही थी जो आप नहीं समझ पा रहे थे, उस वाले मैप में हम इसमें लेके आए हुए। और देखो मेडागास्कर की जो मैंने बताई थी ये अलग से निकला हुआ भाग रहेगा, इसको अपन मेडागास्कर बोलेंगे। और ये वाला जो भाग रहेगा ये आपका अलग से निकला रहेगा, ये न्यूजीलैंड कहलाता है, ये ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ये सारी चीजें आपको उसमें समझनी होगी। ठीक है, अब आइए जरा अगले मैप पर आ जाइए जरा। तो मेरे हिसाब से वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगला मैप जो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, यानी यहाँ से आगे के जो हम मैप करेंगे वो नए वाली वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप हमें जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा हमसे बताएंगे कि भाई आगे के मैप आपको चाहिए पढ़ने के लिए, उसी हिसाब से अब वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जो आपका इस मैप से चालू होगी।
और अगले आपके अंतिम मैप तक जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी अच्छे से तैयारियां कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।